नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। बिहार में आप सभी जानते हैं कि शराब पर बैन लगा। ना वहां बन सकती है, ना वहां बिक सकती है, ना कोई उसे वहां पी सकता है। पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की हुई है, लेकिन जहरीली शराब पीने से रोजाना कई लोगों की मौतें हो रही हैं। आए दिन हर दूसरे महीने आपको यह खबर सुनाई देती होगी कि बिहार में शराब पी करके किसी की आंखें खराब हो गई, किसी की जान चली गई। इस दिवाली में 30 से ज्यादा लोगों ने पिछले 3 दिनों में दम तोड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर अवैध शराब खुल्लम खुल्ला बिक रही थी। 30 ऐसे घर हैं जो कि सूने हो गए। दिवाली के दिन उनके घर में अंधकार छा गया। पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस घटना के बारे में पूछा गया तो वो उल्टा मरने वालों को और उनके घर वालों को ही नसीहत देने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे किस तरह शराब का कारोबार खुल्लम खुल्ला हो रहा है, आज देखिए आप टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे के जरिए। ये आप समझ लीजिए, हम हर बार जो बोलते रहते हैं कि जान लीजिए कितना खतरनाक चीज है। लोग जो बाहर गैर कानूनी ढंग से ये सब काम जो करते हैं, देख रहे हैं ना कितना का डेथ हो गया। पहले भी हुआ है 2-4 बार, और बार बार हम लोग कहते हैं कि ये सब लीजिएगा तो नुकसान होगा ही। ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अपने इस बयान में साफ कह रहे हैं कि जो ये शराब पिएगा उसके साथ अनहोनी होगी, और हुई भी। मुख्यमंत्री ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन आज उन्हें ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए जो बिहार के किसी गांव से नहीं, बिहार की राजधानी पटना की है। बिहार में शराब के काले धंधे को एक्सपोज करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर एक ग्राहक बनकर पटना के फतुहा में सम्मतपुर घाट पहुंचे, जहां शराब खुले में बिक भी रही है और प्रशासन से बेखौफ लोग इसे खुले में ही पी रहे हैं। हैरानी तब हुई जब शराब बेचने में नाबालिग बच्चों को लगाया गया। कहाँ से? वो बोला वो 500 में या तो बात करवा दो, हमने सही होती है। अभी बड़ी होती है 4 से 5 आदमी की। हाँ जी, तो सही तरह बोलेगा। 500 में आरएस के हाफ दे रहे तो सही कहाँ से होती है? तो चला तो हम बतिया लिया। आरएस के हाफ 500 में अगर दे रहा है तो सही नहीं तो थोड़ा लगा कम। हाँ जी, थोड़ा 800 रुपये झारखंड में हुए है, यहाँ कैसे दे रहे हैं? हाँ पता बोलते। अरे हाँ भाई, दफा 1000 के बोतल ना हो जाऊँ था, जाऊँ दुकान कौन सामने है? हाँ, ये चाय पानी बेचते बना। कहने को तो बिहार में शराब बंदी है, लेकिन देखिए कैसे महज 500 रुपए में हमारे रिपोर्टर ने बेहद आसानी से शराब की बोतल खरीद ली। आप बिहार में शराब बेच नहीं सकते, किसी से बिहार में शराब खरीद नहीं सकते, दूसरे राज्यों से बिहार में शराब ला भी नहीं सकते, लेकिन इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं ये तस्वीर। शराब सिर्फ खुले में बेची ही नहीं जा रही, शराब तो बिहार में खुले में पी जा रही। जब हमारे रिपोर्टर तो ये आपने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उसका पहला हिस्सा देखा। ये जो पीली शर्ट पहने हुए आदमी है उसकी शक्ल हम आपको उस दिन दिखा रहे हैं, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, ये मुश्किल से 12-13 साल का बच्चा मालूम पड़ता था। पर इस तरीके से खुले में सिर्फ 500 रुपए दे करके शराब मिल रही है, लोग पी भी रहे हैं। ये तो फिर भी कम से कम ब्रांडेड वाली शराब है। कई ऐसे लोग हैं जो कि 500 रुपए नहीं दे सकते हैं, उनको देशी शराब का, अवैध शराब का वो भी धंधा खुले में चल रहा है। 100-150 रुपए दे करके लोग इस तरीके से ये अवैध शराब पी रहे हैं और उससे उनकी मौत भी हो रही है। हमारे संवाददाता आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से वो हमारे साथ मौजूद है। और सबसे हैरानी की बात यह है आदित्य कि ये कहीं किसी दूर दराज इलाके में नहीं हो रहा है, ये पटना में हो रहा है जहां मुख्यमंत्री का आवास है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पटना में इतना कुछ हो रहा है और पुलिस को खबर नहीं है, मंत्रियों को खबर ही नहीं है? जी बिल्कुल पद्मजा, आपका सवाल बेहद लाजमी है, क्योंकि अगर ये हाल राजधानी का है तो बाकी दूर दराज के ज़िलों में क्या हाल होगा। इन्फोर्समेंट के लिए लोग लगाए गए हैं, पूरे महकमे में आदेश पे आदेश जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा कि रिव्यू मीटिंग के कुछ घंटों बाद ही समस्तीपुर से और मौतों की खबर आई।
और इसके बाद जब हम लोगों ने इसकी पड़ताल शुरू की तो आप देख सकती हैं कि क्या सामने आया। तो ये देखना और समझना ज़रूरी है प्रशासन को, शासन को, कि सिर्फ कानून बनाने से होगा या उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कितनी ऐसी जगह पाई जहां पर इस तरीके का धंधा चलता है? हमारे पास प्रिलिमिनरी इनपुट्स के हिसाब से एक पटना है, दूसरा वैशाली है और इसके अलावा भी काफ़ी ज़िलों से इस तरह की खबरें हैं हमारे पास। जी, एक आपको एक और हिस्सा दिखाते हैं जो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है आदित्य ने। एक जगह तो आपने देखा कि 500 रुपए में एक बोतल शराब मिल रही थी। फिर आप देखिए उसी जगह पर सिर्फ इसी चीज का प्रबंध नहीं है कि आप शराब खरीद लीजिए, बाकायदा वहां बैठ करके गिलास का इंतजाम है, पानी, बर्फ, आप वहां पर सुरक्षित रहेंगे, पुलिस नहीं आएगी, इस सब बात का वहां पर इंतजाम किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये आप समझ लीजिए, हम हर बार जो बोलते रहते हैं कि जान लीजिए कितना खतरनाक चीज़ है। लोग जो बाहर गैर कानूनी ढंग से ये सब काम जो करते हैं, देख रहे ना कितना का डेथ हो गया। पहले भी हुआ है 2-4 बार, और बार बार हम लोग कहते हैं कि ये सब लीजिएगा तो नुकसान होगा ही। ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अपने इस बयान में साफ कह रहे हैं कि जो ये शराब पिएगा उसके साथ अनहोनी होगी, और हुई भी। मुख्यमंत्री ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन आज उन्हें ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए जो बिहार के किसी गांव से नहीं, बिहार की राजधानी पटना की है। बिहार में शराब के काले धंधे को एक्सपोज करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर एक ग्राहक बनकर पटना के फतुहा में सम्मतपुर घाट पहुंचे, जहां शराब खुले में बिक भी रही है और प्रशासन से बेखौफ लोग इसे खुले में ही पी रहे हैं। हैरानी तब हुई जब शराब बेचने में नाबालिग बच्चों को लगाया गया। कहाँ से? तो बोला वो 500 में या तो बात करवा दो, हमने जांच सामने सही होती है। अभी वो बड़ी होती है 4 से 5 आदमी की। हाँ जी, तो सही तरह बोले बा 500 में आरएफ के हाफ दे रहे तो सही कहाँ से होती? तो चला तो हमें बतिया लिया। आरएफ के हाफ 500 में अगर दे रहा है तो सही नहीं तो थोड़ा लगा कम। हाँ जी, थोड़ा 800 रुपये झारखंड में हुए है, यहाँ कैसे दे रहे? हाँ खड्डा बोलते। अरे हाँ भाई, दफा 1000 का बोतल ना होगा। जाऊँ ना था, जाऊँ दुकान कौन एक सामने है? हाँ, ये चाय पानी बेचते बना। कहने को तो बिहार में शराब बंदी है, लेकिन देखिए कैसे महज 500 रुपए में हमारे रिपोर्टर ने बेहद आसानी से शराब की बोतल खरीद ली। आप बिहार में शराब बेच नहीं सकते, किसी से बिहार में शराब खरीद नहीं सकते, दूसरे राज्यों से बिहार में शराब ला भी नहीं सकते, लेकिन इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं ये तस्वीरें। शराब सिर्फ खुले में बेची ही नहीं जा रही, शराब तो बिहार में खुले में पी जा रही है। जब हमारे रिपोर्टर ने इस शराब बेचने वाले से पूछा कि क्या बाहर बैठकर शराब पी सकते हैं, तो उसका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। अभी ना भाई हाँ ठीक रहेगा। कहाँ पी लिया कुछ ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये जा बैठ के पी लिया, कोई खुला में पी ली। हाँ? खुला में कहाँ पी? ये हम आवेंगे पानी का गिलास। पानी गिलास सबका अलग से कितना दे देंगे? अच्छा आएगा तो हाँ, पहले लेके आवे था। हाँ पहले लेकर के फिर हम देखिए। इस बातचीत से साफ हो गया कि पटना के फतुहा में सम्मतपुर घाट पर शराब बिक रही थी, जिसे राज्य में शराब बैन है। वहां आप शराब खरीद सकते हैं और खुले में पी सकते हैं। एक बोतल तो पहले ही हमारे हाथ में आ चुकी थी, लेकिन फिर हमारे रिपोर्टर की नजर एक दूसरे ब्रांड की बोतल पर पड़ी। जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ये वाली बोतल भी मिल जाएगी, तो शराब बेचने वाले नाबालिग ने कहा बिल्कुल। पानी तो देख लगे ना, तो वो ये तो ये यार ये बोला नहीं हुआ, ये बोला ये मिल जाएगा।
हाँ ये तो रूप में देखा क्या तो है जान अरे ये बोला ये जो है हमें लंदन में ही है ये सब कहाँ बोला है? हम 100 रुपया दे रहे ये हो बोला तो ये लिया ये यूपी वाला है, यूपी वाला है। रोटी है। यानी बिहार में आप जिस ब्रांड का चाहेंगे, देसी या विदेशी, आपको हर बोतल मिल जाएगी, और वो भी राजधानी पटना में। इसके लिए आपको बस 5 मिनट इंतजार करना होगा। कितना देर लोगे? 5 मिनट रह गया 5 मिनट ला तक रखने तो वही ला के दे दे। मैं तो वही ला के दे अभी समय अभी सब काबे में 1.5 घंटा समय है, तो बहुत ज़्यादा ले रहा है यार। हमने होटलों पे जब तक धीरे धीरे मारते ना। मखवाना ज़्यादा ले रहा है। अभी क्या 400 रुपया है, हम तो मंगा रहे हैं अभी तो खुद वीडियो का ये भाई जी पैसा दे दे वो मंगा दे कोई ना कहा जा दे लड़का ठीक है। सही चीज दिए लेकिन बाबू हाँ जी सही चीज है इतने सही चीज है कितना देर में तू तो बस मंगा हमने इससे दूसरी बोतल मांगी और कुछ ही मिनटों में ये भागकर एक और बोतल ले आया। ये बोतल अपने कपड़ों में छिपा कर रहा है। हमारे एक और संवाददाता साकेत कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और लोगों में नाराजगी है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि साकेत आज भी जब बीजेपी के नेता गए थे उन लोगों से मिलने के लिए, उन परिवारों से मिलने के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, आज उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो ऐसे अवैध काम करेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए बिल्कुल एक बहुत ही कह सकते हैं दुखद ये घटना है बिहार के अलग अलग जिलों में जिस तरह से मौत हुई है जहरीली शराब पीने के बाद, और उसके बाद एक नेताओं के बयान जिस तरह से आ रहे हैं वो इसे और भी कहीं ना कहीं गंभीर करता है। क्योंकि आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि कोई भी आदमी अगर मौत के लिए जो हत्या होती है, हत्या के लिए भी कानून बना हुआ है, लेकिन अगर कोई हत्या करता है तो उसको सजा भी होती है। उसी तरह जो पर्यटन मंत्री है नारायण प्रसाद, उन्होंने कहा कि कितने लोगों के साथ हम पुलिस लगाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं, आम लोग जो शराब से जिनकी मौत हुई है उन्हें ही कहीं ना कहीं एक तरह से वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आप पीते क्यों हैं। सवाल ये है कि वो पीते क्यों है, क्योंकि उनको मिलता है। आप जब सरकार ने जब यहाँ पर शराबबंदी लागू की हुई है बिहार में, तो ऐसे में बिहार में शराब मिल कैसे रही है, ये बड़ा सवाल है और इस पर काम करने की जरूरत है। ना कि लोगों को अगर मिल रही है तो लोग पीकर उसे मर रहे हैं। तो सवाल सरकार पर भी है और इस तरह के लगातार बयान जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं सरकार पर ही उंगली उठाता है। और खास करके आज जिस तरह से संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपने, चूंकि जो जहां पर ये घटना हुई है बेतिया में, वो उनका संसदीय क्षेत्र है, तो वो अपने क्षेत्र में गए थे और उस गांव में भी पहुंचे जहां पर ये घटना घटी है। उस गांव में जिस तरह से उन्होंने लिफाफे में बंद करके 5-5 हज़ार रुपया जो मृतक है उनके परिजनों को दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो रोष है लोगों का वो वहां पर फूट कर दिखा है। क्योंकि आप समझिए कि एक तरफ इतने लोगों की मौत हो गई, बेतिया में जो आधिकारिक जो बयान आए हैं उसके हिसाब से 12 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15-16 लोगों की मौत सिर्फ बेतिया में हुई है, जो बेतिया में जो शराब की घटना घटी है। तो ऐसे में उन लोगों को कहीं ना कहीं आप 5,000 रुपये देकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई 5,000, एक मौत की कीमत 5,000 है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो सरकार पर लगातार उठ रहे हैं और खास करके सरकार के तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में ये बताने को काफ़ी है। और लगातार जो जिस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत ने स्टिंग भी किया है, उस स्टिंग में दिखा है कि पटना में किस तरह, पटना के आसपास सटे हुए जिलों में किस तरह से शराब जो है खुलेआम बिक रही है, लोग आराम से शराब मिल रहा है वो पी रहे हैं और खुले में, कोई पुलिस का डर नहीं, कोई प्रशासन का डर नहीं, और इस तरह के का माहौल पूरे बिहार में है। तो ऐसे में सरकार अगर इस तरह का बयान देकर बचना चाह रही है तो ये सही नहीं होगा। सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ के बाद 16 तारीख को वो इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, समीक्षा की जाएगी इसकी। लेकिन सिर्फ समीक्षा करने से नहीं होगा, जो ग्राउंड लेवल पर जिन्हें काम करना है, जिन थानों को जिम्मेदारी दी गई है, जिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी गई है, उनको कहीं ना कहीं
कहीं सजग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी मिलीभगत रहेगी तो इस तरह की घटना बिहार में नहीं रुकेगी जो लगातार हो रही है। जी साकेत हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है इसका तीसरा हिस्सा हम एक दिखाना चाहते हैं। कैसे 500 रुपए में शराब मिल रही है, लोग खुले में बैठ के शराब पी रहे हैं, और सबसे दुख की बात यह है कि इस धंधे के लिए, इस अवैध कारोबार के लिए छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कहाँ बोला है? बोले आ रहे आ रहा तो है, जिन्नो है फोन करके आते अब तो कितना में मिल रही है वहाँ? वो है रेट पर। हमने इससे दूसरी बोतल मांगी और कुछ ही मिनटों में ये भागकर एक और बोतल ले आया। ये बोतल अपने कपड़ों में छिपा कर रहा है। महिलाओं के वोट के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला किया, लेकिन आज अब नकली शराब पीने से उन्हीं महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया, क्योंकि शराबबंदी बस नाम की हुई। पहले जो बोतल 300 रुपए की मिलती थी वो आज ब्लैक में 500 की मिल रही, और जो 500 की मिलती थी वो आज 800 रुपए की। शक्ति यादव जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़ गए हैं। साकेत और आदित्य, आप दोनों भी हमारे साथ रहिए। इसका हल है क्या? क्योंकि 16 तारीख को नीतीश कुमार जी ने कहा है कि समीक्षा बैठक की जाएगी। कैसे इससे निजात पाया जाए? क्योंकि आए दिन हर महीने ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कहां तक प्रशासन कड़ाई करेगा अगर लोग ही अवैध शराब पीने खुद चले जाते हैं। शक्ति यादव जी, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, दिखाई है ये जमीनी हकीकत है बिहार की। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बेतिया में कहा था, मोतिहारी में कहा था कि शराब के पैसे नहीं आएंगे तो साइकिल तो कहाँ। हमारा जब महाराष्ट्र सरकार जब 2017 मेरा कमिटमेंट था नहीं, शराबबंदी बार में, उसके बाद के बाद के सामने नीतीश कुमार जी नहीं बढ़ते टूटने के बाद मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शराब की तस्करी सत्ता के संरक्षण में, जिसके कई प्रमाण हमारे पास, और मैंने कई मीडिया चैनल में इन बातों को साक्ष्य के रूप में रखा कि यह पैरेलल इकोनॉमी है बिहार के अंदर में, और ये कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में। किसी की मजाल नहीं कि बड़े बड़े खेत जब आते हैं और एसपी को पता नहीं, कलेक्टर को पता नहीं, शासन को पता नहीं, ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों से जब गुजर करके जब बड़े बड़े तस्कर लाते हैं, बड़ी बड़ी खेप लाते हैं, सबके संज्ञान में होता है। पीने वाले पकड़े जाते हैं जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, जो बाहर पीते हैं, या जो छोटे छोटे बच्चे धंधों में हैं, शुरुआतों से रिटेलर के रूप में काम करते हैं, 200-100 रुपया की बोतल पर काम करते, लेकिन बड़े जो माफिया हैं एक भी बिहार के अंदर में पकड़े नहीं गए, जहाँ से हमारा उद्गम स्थल है, जहाँ से शराब की आपूर्ति बदस्तूर बिहार के अंदर में जारी है। यह बिहार के अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी है, और मैं कहता हूं कि बिहार के अंदर शराब, एक अवैध शराब का कारोबार इस कदर सर फूल रहा है कि यह नीतीश कुमार जी के बस की बात है। और नीतीश कुमार ने पूरी मृत्यु पर जो शराब से मौतें हुई उस पर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, निश्चित तौर पर लगा कि ये बचकाना है। जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे माफिया भी मिला हुआ है, और उन माफिया के साथ हो सकता है पुलिस वालों की भी साठगांठ हो। आप बताइए आदित्य, क्योंकि आप जब ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे तो आसपास कोई पुलिस वाले नहीं थे? ये तो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका मालूम होता है, पुलिस किधर थी? जी बिल्कुल, ये इलाका पूरा भीड़ भाड़ वाला है, लेकिन पुलिस सिर्फ अप्रोच रोड के दूसरे हिस्से पर पाई गई थी, और जहां ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था वहां एक पुलिस वाला भी नहीं था। और जहां ये लोग जो बिजनेस कर रहे थे उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था। उन्हें हमें बार बार कहा कि आपको मन है तो आप खुलेआम बैठ के पी सकते हैं, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी साकेत, ये पूरा जो शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि एक पूरा माफिया अब यहाँ पर एक्टिव हो गया है, पूरा एक नेटवर्क बन गया है कि शराब कैसे आएगी, कितने की आएगी, किससे बात करके मिलेगी, इसका संचालन हो कैसे रहा है, किन प्रदेशों से इसको आता है, कौन लोग हैं इसके पीछे? साकेत, देखिए बिल्कुल, जो पिछले दिनों हमारी जो एक्साइज मिनिस्टर से भी यहाँ पर बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये बात हमारे कैमरे पर माना था
कि बिहार, चूंकि बिहार से जो लगे हुए सीमाएं हैं, चाहे वो झारखंड की सीमा हो या फिर बंगाल की सीमा हो या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ बिहार से जुड़ता है, वो ओपन बॉर्डर है। वहाँ पर कहीं से भी कोई आ जा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और ऐसे ही बॉर्डर के चलते बिहार में इस तरह से शराब आता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर मंत्री ये बात मान रहे हैं कि ओपन बॉर्डर है बिहार में, कई राज्यों से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, फिर नेपाल के साथ भी लगता हुआ बिहार का बॉर्डर है, तो ऐसे जगहों पर क्यों नहीं मॉनिटरिंग की जा रही है? क्यों नहीं वहाँ पर जो जाँच है उसे चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है? कहीं ना कहीं वहाँ पर ही लैप्स है और यही वजह है कि वहाँ से आराम से जो शराब की खेप है वो बिहार के अंदर आ रही है और घर घर में मिल रहा है। आप देख, जैसा कि हमने स्ट्रिंग में भी अपने दर्शकों को दिखाया है, ये पटना के अगल बगल के इलाके की तस्वीर है जो लगातार दिख रही है, जहां पर यहाँ खुलेआम शराब बिक रहा है, लोग खुले में बैठ के शराब पी रहे हैं। बिल्कुल। और आप समझिए कि बिहार, साकिब, 1 मिनट रोकूंगी आपको क्योंकि अफजल अब्बास जेडीयू के नेता हैं, हमारे से जुड़ गए हमारे साथ। अफजल अब्बास साहब, ये बताइए, सब कुछ कैमरे पर साफ दिखाई दे रहा है, लोग ना सिर्फ शराब खरीद रहे हैं पर खुले में पी भी रहे हैं, क्या हो रहा है? और ये सब पटना में, राजधानी है। हेलो, बताइए अफजल साहब, आप तो पटना में रहते होंगे, राजधानी है बिहार की, खुल्लम खुल्ला शराब बिक रही है 500-500 रुपए का। आवाज मिल रही है? हाँ, हमें तो बिल्कुल साफ आवाज मिल रही है। आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, सवाल, हाँ जी, पूछिए क्या बात। 500 रुपए की शराब पटना में दिन दहाड़े, कैसे? देखिए, कल भी आपके चैनल पे मैंने डिबेट में शामिल हुआ था और फिर मैं बात उसी को दोहराऊंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ के पूजा के बाद से एकदम माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं और इसकी समीक्षा होगी और उससे जो एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि जहां पकड़े जो लोग इससे दोषी है उसको हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई लेगजिटी है या लापरवाही है, उसको हम नजरअंदाज करने वाले नहीं है। आपको ये लापरवाही नहीं लगती कि पटना शहर में लोग गंगा के किनारे बैठ करके शराब पी रहे हैं और आप कह रहे हैं लापरवाही नहीं है? हमने कहा कि लापरवाही, हमने कहा लेगजिटी, हमने तो यही कहा। अफजल साहब, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। बिहार चुनाव में हम भी घूमे हैं बिहार, वहां पर बच्चा जानता है, इतने बच्चे तो उन्होंने आकर के बोला कि अब भी आप बताइए, आपके घर तक पहुंचा देंगे, पेटी की पेटी पहुंचा देंगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 तारीख को कोई पहली बार घटना हुई है, आप भी जानते ही होंगे। आप ये बताइए, आप ही के चैनल पे और लोगों ने भी कहा, लाखों लोग, कई लाखों लीटर जो जब्त किया जा रहा है, तो ये भी तो सरकारी तो कर रही है। अब जो सरकार के कुछ पदाधिकारी या कहीं मिसमैनेजमेंट है या लापरवाही है तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। 16 तारीख छठ के पूजा के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि अब इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद से जो एक हार्ड स्टेप और लेंगे, मैं समझता हूँ। शक्ति यादव जी, लाखों लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है, अब माफिया और शराब लाता जा रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, शराब की छूट सरकार ने दे रखी है और सबसे बड़े प्रमाण, जहां तक उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, 4 साल में समीक्षा बैठक नहीं, बिच्छा बैठक है। इस समीक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। मैं 3 उदाहरण आपके पास रखना चाहता हूं। हरनौत नालंदा इलाका है जहां जदयू का अध्यक्ष शराब के बड़े खेप के साथ पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, एक्साइज सुपरिटेंडेंट बदले जाते हैं। जदयू का पदाधिकारी भोजपुर का मुख्यमंत्री के अन्य मार्ग में जाकर के मुख्यमंत्री से फोटो खिंचवाता है, शराब के बड़े तस्कर के रूप में पकड़ा जाता है। तीसरा, रमाशंकर शर्मा जो सीधे रहने वाला है लखीसराय का, ललन सिंह के खास आदमी है, मुख्यमंत्री जी के साथ तस्वीरें हैं, देखिए आज वीडियो वायरल हो रहा है, शराब की बोतल लेकर किस तरह से नच रहे हैं। मेरा मत साफ है कि यह जनता दल युग के आर्थिक उन्नयन और आर्थिक सशक्तिकरण का यह सबसे बड़ा जरिया है शराब, और अवैध शराब के कारोबार में इनके लोग हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो बड़े बड़े खेप पार करवाते हैं, पता कर लिए कोई बोलता नहीं है। मुजफ्फरपुर में कौन आदमी है जो बड़े शराब के तस्कर गंभीर आरोप है आपकी मिलीभगत से हो रहा है अफजल साहब। साक्ष्य है, ये साक्ष्य है। शक्ति यादव जी वो आरोप लगाने के लिए बैठे ही हैं, अब उससे तो हम तो नहीं रखते कि मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन जब सब सम्मति से ये बिल पास, ये शराबबंदी की बात की थी, उसमें भी शामिल थे, आज यही कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि शराबबंदी पूरी तरह से काम उसमें कमी है तो आपकी 72-74 शराबबंदी तो आपने कर दी और उससे आपने वोट भी बहुत पाए महिलाओं के। अब जो 30 महिलाएं विधवा हुई हैं उनका जवाब भी तो आप ही को देना पड़ेगा ना अफजल साहब। जिन महिलाओं का वोट आपने शराबबंदी के नाम पर मांगा, आज उनको भी जवाब आप ही को देना पड़ेगा। उनकी तो दिवाली काली हो गई ना।
मोहतरमा मैंने कब कहा ऐसा है, मैंने शक्ति यादव जी, मैंने कब कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मैं जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं हूँ। पर पटना शहर में कैसे ये धंधा चल सकता है अफजल साहब? लेकिन मैं कह रहा हूँ, बिना पुलिस की मिली भगत के आप मेरे को ये बताइए कि इतने हादसे हो गए, इतने हादसे हो गए, उसके बावजूद पटना में ये बिक रहा है। आज तक आपने किस बड़े अफसर के ऊपर एक्शन लिया है इस तरीके की लापरवाही के चलते? और इसको लापरवाही नहीं कहेंगे, इसको तो क्राइम कहेंगे। ये लापरवाही नहीं है, ये तो हत्या है। कितने लोगों पर आपने एक्शन लिया है? थोड़े देर के लिए बिल्कुल, अगर किसी की संलिप्तता इसमें है तो हम तो वही तो कह रहे हैं कि हम इसको बख्शने नहीं, कार्रवाई होगी और हुई भी है। खुद लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि लाखों लोग जो है वो जेल में है, कौन जेल भिजवा रहा है? शक्ति यादव जी तो भिजवा रही ना। देखिए, मैं अफजल भाई हमारे मित्र हैं, मैं इनका कदर करता हूं और इंसान अच्छे हैं। मैं इनको शख्स के तौर पर मैंने मुख्यमंत्री जी को 4 पत्र लिखा एज ए एमएलए और एज ए स्पोक्स पर्सन, और एक कांड संख्या हिंसा का है जिसमें शराब के बड़े खेप पकड़े गए। सबके सब खड़े खड़े बेल होकर चले गए, कोई उसका फॉलो नहीं किया गया। अल्टीमेटली सरकार के दबाव में वो सबके सब फरार हो गए। मेरा मत साफ है, और एक बड़ा खेल बिहार के अंदर में जो शराब की गाड़ियां पकड़ी हुई जाती है, छोटी मोटी गाड़ियां, उन गाड़ियों को नीलामी में बड़ा खेल है। फिर वही शराब तस्कर उसी गाड़ी को ले जाते हैं मिली भगत से और फिर उस घटना को अंजाम देते हैं। देखिए, एक भी एसपी, एक भी बड़ा अधिकारी कोई शराब के मामले में, आप चौकीदार को सस्पेंड करते हो, आप जमींदार थानेदार को सस्पेंड करते हो, लेकिन गृह मंत्रालय का जो चौकीदार है वो का सस्पेंड होगा, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? आप 4 वर्षों में समीक्षा कर रहे हो, लेकिन 4 वर्षों में जब समीक्षा कर रहे हो तो तुम्हारी भिक्षा बैठक है, बिस्कुट चाय की समीक्षा नहीं होती है। समीक्षा का तार्किक परिणति 4-5 वर्षों में क्यों नहीं आया? आखिरकार इसके पहले आप देख लीजिए कि नवादा में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, भोजपुर में और सासाराम में जहरीली शराब से मौत हुई, सरकार ने सबक क्यों नहीं लिया? Who are responsible? बिल्कुल, और आप आज कह रहे हैं कि जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम वापस आपके पास आएंगे अफजल साहब और पूछेंगे आपसे 24 घंटे में कि कितना एक्शन लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने एक बार फिर से रफाल डील में भ्रष्टाचार होने का खुलासा करने का दावा किया है। मीडिया पार्ट ने यह दावा किया है कि रफाल डील के लिए दसों एविएशन ने सुषेण गुप्ता नाम के बिचौलिए को 2007 से 2012 के बीच में 7.5 मिलियन यूरो किकबैक के तौर पर दिए थे। जी, प्रणेश के पास चलते हैं। प्रणेश रॉय इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। उनके पास ये सारे दस्तावेज हैं जिनसे ये पता चलेगा कि किस किस को पैसे मिले और किस तरीके से ये पैसे पहुंचे। प्रणेश। पद्मजा, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये रफाल मामले में। सुषेण मोहन गुप्ता जो अलेजेड मिडिलमैन है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रडार पे हैं, दोनों ईडी और सीबीआई दोनों इनको प्रोब कर रही है काफ़ी समय से। यान फिलिपिन मीडिया पार्ट के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज ये बड़ा खुलासा किया है उनके हिसाब से। और हमारे पास टाइम्स नाउ नवभारत पे पूरे 10 पेज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें यान फिलिपिन जो मीडिया पार्ट के जर्नलिस्ट हैं वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं पद्मजा। उनका ये कहना है कि एक शेल कंपनी बनाई गई सुषेण मोहन गुप्ता द्वारा। शेल कंपनी का नाम उन्होंने यहाँ दिया है, अगर तो जूम करके मैं दिखाऊं, हाँ ये देखिए, ये बड़े स्क्रीन पे है, इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पद्मजा, इनके हिसाब से, मीडिया पार्ट एक्सपोजे के हिसाब से, ये एक शेल कंपनी थी और दूसरी शेल कंपनी ये है इंटरडेव। तो एक शेल कंपनी बनती है और उसके अंदर एक सब्सिडरी बनती है जो जिसको मीडिया पार्ट शेल कंपनी ही बता रहा है। इनके हिसाब से 2007 और 2013 के बीच में सुषेण मोहन गुप्ता को दसों एविएशन, और इस रिपोर्ट में उसको डी करके बुलाया है उन्होंने, दसों एविएशन ने बहुत सारे पैसे दिए, रिश्वत के, किकबैक्स के पैसे। एक तो ये है 1,54,000, ये देखिए 1,54,000 यूरो, ये एक अमाउंट है। और इस रिपोर्ट में टुवर्ड्स द एंड एक और दूसरा फेक इनवॉइस है जिसके मुताबिक सुषेण मोहन गुप्ता की, ये है देखिए, मैंने ये निकाल लिया है, ये है, इसका डेट है 11 अक्टूबर 2011। सेम कंपनी है पद्मजा,
इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड और इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके हिसाब से 1,31,625 यूरो मिले हैं सुषेण मोहन गुप्ता के इस डमी फर्म को, शेल फर्म को। यान फिलिपिन पद्मजा अपने रिपोर्ट में यह भी कह रहे हैं कि ये कोई मामूली शेल कंपनी नहीं थी, ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना इसमें एक एम्प्लॉय था और ना ये कंपनी कुछ और काम करती थी। और मीडिया पार्ट के इस रिपोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि ऐसे और भी फेक ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिसके बारे में ये खुलासा कर रहे हैं। अब सवाल ये है, बीजेपी का ये कहना है कि इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, क्योंकि 2007 से 2013 तक कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार थी और बीजेपी अब यह कह रही है कि क्या गांधी परिवार को रफाल डील से इसीलिए दिक्कत है क्योंकि मोदी सरकार जब आई सत्ता में उन्होंने उस डील को स्क्रैप कर दिया जिसमें कि रिश्वतखोरी चल रही थी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की। तो वो एक पॉलिटिकल फाइट अब चल रही है पद्मजा। बिल्कुल, ये दस्तावेज जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप एक एक करके वो सारे इनवॉइसेस दिखाएं प्रणेश, तो बेहतर लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये किकबैक्स दिए गए हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो लेन देन हुआ था, आपको याद होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो नेगोशिएशन चल रहे थे, मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले से चल रहे थे। ये MMRCA जो है, मल्टी रोल फाइटर्स जो है, उनका नेगोशिएशन पहले से चल रहा था। अब बीजेपी का यह कहना है कि उन्हें अंदेशा हो गया था कि 2008 से 2013 के बीच में इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि किकबैक्स लिए जाएं, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद दिला दें कि जो अभी रफाल खरीदे गए हैं डैसो से, जो भारत ने रफाल खरीदे हैं, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदे गए हैं। अगर ये दस्तावेज दिखा के आप हमें बता पाए प्रणेश कि किस तरीके से किकबैक्स दिए गए। वो फेक इसमेमें रिसीट्स हैं जो यान फिलिपिन दिखाते हैं। देखिए, अब इसको बड़े स्क्रीन पे हम डालेंगे। एक तो है 2019 में 2009, और मैं दर्शकों को समझा दूं ये दो शेल कंपनीज कौन से हैं। पहली शेल कंपनी मीडिया पार्ट के हिसाब से इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। इसका एड्रेस मॉरिशस में है, पोर्ट लुइस में। और ये शेल कंपनी के एक अंदर सब्सिडियरी है जो छोटी कंपनी है, और ये भी इस रिपोर्ट के हिसाब से फर्जी कंपनी है पद्मजा। उसका नाम है इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आप ये देखें, इसमें सब्जेक्ट लाइन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है ये क्या है। ये पैसे इनको दिए गए हैं, इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड प्रोजेक्ट क्रिएशन ऑफ कैटिया न्यूमेरिकल डेटा। इसमें अगर आप देखें तो पैसे तो लिखे हुए हैं कि 1,54,000 यूरो दिए गए, ये है 2009 के। और इसमें देखिए पर्टिकुलर्स में वो बताते हैं कि किस रीजन से दिए गए। मीडिया पार्ट के हिसाब से ये शेल्फ कंपनी ने अपने आप को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बताया था कि हम आपका बैकएंड पूरा संभाल लेंगे, जो भी टेक्निकल चीजें होती है हम उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, हमारी कंपनी जानकारी रखती है, और इसीलिए आप हमको इसके पैसे दीजिए। लेकिन मीडिया पार्ट के हिसाब से फेक रिपोर्ट है। और दूसरी रिपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, वो ये है अक्टूबर 11, 2011 को। कंपनी सेम है पद्मजा, इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, जो कि एक शेल कंपनी है इसके हिसाब से, और उनकी जो सब्सिडियरी है जिसको भी शेल कंपनी बता रहा है मीडिया पार्ट, उनका नाम है मेसर्स इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें जो अमाउंट है वो है 1,31,625 यूरो ना। इस रिपोर्ट के हिसाब से पद्मजा ये सिर्फ 2 फेक रिसीट्स हैं। उनके हिसाब से ऐसे और भी दर्जनों फेक रिसीट बना के सुषेण मोहन गुप्ता, जो एक मिडिलमैन है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनको पैसे दिए डसो ने। और जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उनको इसकी भनक लगी और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। और जैसे आपने बताया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक डायरेक्ट डील की और उसके अंतर्गत जो रफाल विमान है वो भारत आया। आज बीजेपी इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठा के ये पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी से कि क्या इसीलिए
सोनिया गांधी, राहुल गांधी या और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या वो इसीलिए रफाल डील को पे सवाल उठाते हैं? क्या उनका सच सामने आ गया है? बिल्कुल, ये एक बार फिर से आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव के फौरन पहले ये एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जिसको लेकर के कोर्ट तक पूरी लड़ाई पहुंची थी। लगातार उस वक्त कांग्रेस आक्रामक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी ने एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला था और तभी उन्होंने वो स्लोगन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, और वो रफाल का जो सौदा है उसी को लेकर के राहुल गांधी हमलावर हुए थे प्रधानमंत्री के ऊपर, चौकीदार चोर है। पर अब प्रणेश, लगता है कि पासा पलट गया है, क्योंकि ये जो नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो पैसे का लेन देन उस वक्त हो रहा था। बिल्कुल, इसका जवाब देखिए। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जो लेटेस्ट ये मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है गौरव भाटिया, उसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा तो करता है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि पूरा भारत जानता है कि एक कमीशन खोरी और घूसखोरी की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और वो लोग वीवीआईपी चॉपर खरीदते थे जब सेना बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी। ये भी बात सत्य है कि 10 साल वो सत्ता में रहे, लेकिन राफेल का सौदा जमीन पर उतरा नहीं और राफेल आया नहीं। और इसलिए आज जो सामने आया है, इस पे सोनिया गांधी जी को चाहिए कि वो बाहर निकलकर पूरे देश की जनता को बताएं कि ये कैसी घूसखोरी थी जो आप देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही थी, देश की सेना और वायुसेना के साथ खिलवाड़ कर रही थी। जी गौरव भाटिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ी कर रही है यूपीए की सरकार के ऊपर कि क्या सच में सुषेन गुप्ता को पैसे दिए गए थे, क्या वो कांग्रेस की सरकार के दौरान पैसे दिए गए थे, और अगर हां तो क्या इसमें कोई राजनीतिक दल भी शामिल थे? क्या सुषेन गुप्ता ने फिर ये पैसे किसी और तक भी आगे बढ़ाए? ये सारे दस्तावेज आपके सामने हैं, और अब जो हमला किया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, वो ये है कि यूपीए सरकार के दौरान रफाल की खरीद में इस तरीके से गड़बड़ी की गई थी। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास की सालाना रिपोर्ट में चीन को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में 100 घरों का एक गांव बसा दिया है। दावा यह किया गया है कि चीन ने सीमा के अंदर, हमारी सीमा के अंदर करीब 4.5 किलोमीटर अंदर आके ये गांव बसाया है। इस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है और वास्तविक हालात क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या ये भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है या फिर विरोधियों का एजेंडा? एक बार फिर विपक्ष ने बिना कुछ जाने समझे चीन चीन चिल्लाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के पेंटागन ने रिपोर्ट जारी की है कि चीन ने अरुणाचल में करीब 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा लिया है। चीनी सेना का गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तसारी चू गांव में बसा है। कहा जा रहा है कि 100 घरों का एक गांव चीन ने बसा लिया है। बस विपक्ष के लिए इतना काफी चीन चीन चिल्लाने के लिए। पेंटागन की जो एक वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें दोहराया गया है कि गांव बना दिए गए हैं एलएसी के पास। एक गांव तो ऐसा है जो 4.5 किलोमीटर हमारे क्षेत्र में, हमारी सीमा के भीतर घुसकर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बनाया है। वहाँ 100-101 घर हैं, कुछ बहुमंजिला इमारतें हैं, जो एक ड्यूअल यूज गांव है, जिसको रिहायशी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सैन्य उपयोग में भी लाया जा सकता है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। ये पहले भी यह विषय भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद उठा चुके हैं, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब पेंटागन भी वही बात दोहरा रही है। तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी इस पे उत्तर दें, और जो क्लीन चिट उन्होंने चीन को 17 महीने पहले दी थी
वो क्लीन चिट वापस लें, देश से माफी मांगे और देश को दिन बताएं, तारीख बताएं कि इस दिन तक अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल कर दी जाएगी। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो सरकार की ओर से कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा खोला और ट्वीट कर लिखा, ये लोग जानबूझकर भारतीय सेना पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन देश को हतोत्साहित करने के दुर्भाग्यपूर्ण मकसद से हमारी सरकार की विश्वसनीयता और हमारी सेना की ताकत पर सवाल उठाने के लिए एक भ्रामक शीर्षक बनाने के लिए एक विदेशी कहानी का हवाला दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। असल में क्या कि वो पहले जो राहुल गांधी ने करारनामे पर हस्ताक्षर किए थे उसकी बात करें, उसके लिए देश से माफ़ी मांगें कि जो करारनामा कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कर रखा है और उसके एवज में कोई 90 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में आए भी थे, तो उसका ब्यौरा दें। वो करारनामा क्या, ये बार बार चाइना के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। आपने विपक्ष का आरोप और सरकार का जवाब तो सुन लिया, अब आपको सच्चाई से परिचय कराते हैं। पेंटागन अपनी रिपोर्ट में भारतीय सीमा के अंदर बने जिस कंस्ट्रक्शन को चीनी गांव बता रहा है, दरअसल वो लंबे वक्त से चीन की सेना पीएलए का अस्थायी सैन्य कैंप बना हुआ है। चीनी सेना ने 1962 में इस इलाके पर कब्जा किया था। उस वक्त चीनी सेना ने यहाँ छोटे छोटे पोस्ट बनाए थे। चीनी सेना ने 1962 में जहाँ कब्जा किया था वो भारत की आखिरी चौकी थी, जिसे उस समय माजा कैंप कहा जाता था। आदत से मजबूर कांग्रेस को ना ही भारतीय संस्थानों पर भरोसा है और ना ही भारत की सरकार पर विश्वास। अमेरिका के पेंटागन ने रिपोर्ट दी और कांग्रेस ने मान ली, लेकिन कांग्रेस को इतिहास भी याद कर लेना चाहिए कि भारत से अरुणाचल की वो जमीन कब चीन के कब्जे में गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो अरुणाचल प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या भारत की सीमा पर पिछले 1 साल में चीन ने कब्जा किया है? कितनी जमीन उन्होंने घेरी है? डीजे बोरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और उन्होंने खुद जाकर के इस पूरे इलाके का मुआयना किया है। बोरा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने इस इलाके का मुआयना किया, क्या आपने वहां पर 100 घर का एक नया गांव बसा हुआ देखा? हाँ, लास्ट ईयर 2020 में हम लोग गया था, हमें वहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल हेडक्वार्टर है ताकसिंग। तो वो ताकसिंग में हमारा कर्नल साहब रहता है, आर्मी का कैंप है। वहाँ से LAC जो एक्चुअल लाइन है जहाँ तक हमारा फोर्स जाती है पेट्रोलिंग में, वहाँ करीब 2-3 दिन का फुट मार्च होगा। लेकिन यहाँ का लोकल लोग तो 1-2 दिन में पहुँच जाता है। तो उसका बाहर में चाइनीज तरफ उस वहाँ जो लाइन है उसका उधर आगे में चाइना का कब्जा पहले से है। अभी आज का डेट में उस लाइन का अंडर में चाइना आया ही नहीं और आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमारा आर्मी रोज वहाँ में जाता है, पेट्रोलिंग करता है और यहाँ आर्मी बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संदेह का बात नहीं है। और जो आदमी जो लोग ये बात बोल रहे हैं उन लोग को खुद आके ग्राउंड में आके देखना है, उसका बात बोलना है, हकीकत को जानना चाहिए। और जो लाइन का सीमा का जो सीमा रेखा का बात बोला है, वो सीमा रेखा तो एक काल्पनिक रेखा है, मैकमोहन लाइन। यहाँ में कोई पिलर वगैरह ये सब नहीं है जैसा हमारा प्लेन्स एरिया में रहता है। तो इसमें कोई पहाड़ हमारा तरफ घुस गया, कोई पहाड़ उस तरफ घुस गया, ऐसा होता है। तो इसलिए हमारा तरफ 4 किलोमीटर घुस गया बोलना ये गलत है। जो जगह में उनका कैंप है चाइना का, वो तो 62 का पहले से उनका जमीन है, विभाजित हो सकता है। वो तो डिस्प्यूटेड लैंड, हम भी बोलते हैं हमारा एरिया है, चाइना बोलते हैं उनका है। लेकिन ये जो गलत बात निकला के जनता को सोच में पड़ रहा है, ये सही नहीं है जी। हमारा डिफेंस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई ऐसी भ्रांतियां हैं जो इस वक्त फैलाई जा रही हैं। तो
चीन कब्जा करने की कोशिश जरूर कर रहा है, पर यह वो जमीन है जो 1962 से चीन के कब्जे में रही है। बोरा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। वक्त